हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप यहां पे दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उससे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप लॉग इन कर लें। लॉग इन करने के बाद आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करें, उसके बाद आपको आइडिया होगा कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खास बात क्या है कि 90 से 95% तक आपको वो करंट अफेयर्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर दिखेंगे। लेकिन इस करंट अफेयर को किस तरह से कवर किया जाएगा, आपको डेली सेक्शंस मिलेगा। डेली सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगे डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और क्विज होगा जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर्स होंगे, मतलब आप उसमें भी डिटेल करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर्स होंगे जिसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ्स दी जाएंगी। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ, मतलब आपको 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर्स मिलेंगे जिससे आप अपने करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, और इन पीडीएफ का आप यूज कर सकते हो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो 3 चीजें आपको प्रोवाइड करें, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, और क्विज होगा जो कि मंथली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे, वो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी का। अगर आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर है वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो, और डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। स्टेट करंट अफेयर आपको मिलेंगे, मतलब अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट करंट अफेयर्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। और इसमें खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइस, ये कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपको ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। सिर्फ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके ही आप जो है वो 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। जो बिगिनर हैं, पहली बार यूज कर रहे हैं, तो वो 2 साल की बाय कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और प्राइस बहुत कम है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है इसके ऊपर। अगर आप इस कोड को यूज करोगे ASH10 को, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क करें, इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 20 जुलाई 2021 का। लेकिन यार, उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को और चैनल को, और साथ ही साथ जो है वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों से आप हमें मोटिवेट भी करोगे और इन्हीं 3 चीजों से आप हमें सपोर्ट भी करोगे। तो आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके पास है, इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विसेज टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इसमें कीवर्ड क्या है दोस्तों, फर्स्ट पॉड टैक्सी, मतलब छोटी छोटी पॉड्स जो हैं वो बने होंगे, मतलब छोटे छोटे जो है व्हीकल्स बने होंगे। तो उसमें 3 या 4 लोग या 5 लोग जो है वो बैठ सकते हैं, एक कार की तरह वो होगा, और उसमें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाया जाएगा, उसको कहते हैं पॉड टैक्सी। और ये सर्विस जो है वो रिसेंटली स्टार्ट करनी है अभी, मतलब अभी तो प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी टाइम लगेगा उसमें। तो ये कौन सी स्टेट में स्टार्ट होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया गेट इट्स फर्स्ट पॉड टैक्सी, इस तरह की एक कार सी होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मतलब ऐसे जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे वो लेके जाएगी, और ये नोएडा एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी तक जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट मतलब मैं बात कर रहा हूँ कौन से एयरपोर्ट की, जवार एयरपोर्ट की, जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिल्म सिटी जो कि आप कह सकते हो कि बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बिटवीन द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके, जिसको जवार एयरपोर्ट भी कहा जाता है, और फिल्म सिटी तक ये चलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसकी लेंथ कितने दोस्तों, 14.5 किलोमीटर, मतलब 14.5 किलोमीटर जो है ये एयरपोर्ट से फिल्म सिटी का डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाएगा। इसके लिए एक एजेंसी को चुना गया है जिसका नाम है YEIDA, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो ये काम करेगी, और उन्होंने ही ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पॉड क्या है। पॉड का मतलब है कि एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जो इलेक्ट्रिक बेसिक पे चलेगा, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिक बेसिस पे चलेगा। नीचे जो है वो इसकी तार लगी हुई है, साइड पे या ऊपर जो है वो कनेक्ट किया जाएगा इसको किसी तरह से, तो इलेक्ट्रिक जो है वो उसको चलाया जाएगा, और एक तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। जैसे मेट्रो होती है, बस मेट्रो एक लंबी ट्रेन होगी, ये सिर्फ एक छोटी कार की तरह होगा, तो बीच में आप जा सकते हो उसके।
और इसको कब स्टार्ट किया जाएगा पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों? 2025 में जो है वो इसको स्टार्ट किया जाएगा, जब एयरपोर्ट और फिल्म सिटी दोनों जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी। और दोस्तों गवर्नर यहाँ के कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क मिलेगा आपको, कौन सा? बहुत ही फेमस दुधवा नेशनल पार्क। और दोस्तों इस एयरपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे, जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, इसमें जो स्विट्जरलैंड का एक हमारे पास एयरपोर्ट है जिसका नाम है ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जो कि एक स्विस कंपनी है, उन्होंने शेयर होल्ड एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। मतलब वो जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिल्कुल उसका नक्शा चेंज करेंगे, उसको जो है वो एक अच्छा लेवल पे जो है वो लेके जाएंगे। तो याद रखना आपने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, YEIDA जिसको हम कहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इनको स्पेशली लोन दिया गया है SBI की तरफ से, कितने का? 3725 करोड़ रुपीस का रिसेंटली ये लोन दिया गया था। और 20 साल का ये लोन था। ये आप कह सकते हो कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको बेहतर बनाने के लिए लोन SBI की तरफ से दिया गया। कई बार पूछ लेते हैं खास करके उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट कि कौन सा बैंक जो है वो लोन दे रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए? SBI दे रहा है। किसको दे रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा काम जो है वो कौन कर रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसको ये लोन दिया गया है। कितना है? 3725, मतलब 3725 करोड़ रुपए 20 साल के लिए मिले हैं। तो सारी चीजें कवर कर चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री इंडक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रिसेंटली कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर बनी है? और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी कितनी कंट्री जो हैं वो मेंबर हैं इसको मिला के। अगर हम इसको मिला देते हैं तो दोस्तों टोटल 106 कंट्रीज अब मेंबर हो जाएंगी किसकी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसमें 12 कंट्रीज तो फुल मेंबर्स हैं और 94 एसोसिएट मेंबर्स हैं। 94 क्या एसोसिएट मेंबर, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी कंट्री को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेंबर बनाया गया रिसेंटली। तो उसमें मंगोलिया भी है, तजिकिस्तान भी है, स्विट्जरलैंड भी है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा दोस्तों। तो डी इसका आंसर होगा। मंगोलिया, तजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड जो है वो मेंबर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बनाए गए हैं, क्योंकि ICC की दोस्तों रिसेंटली 78th एनुअल जर्नल मीटिंग थी। क्या थी? AGM थी, एनुअल जर्नल मीटिंग थी। उसके अंदर इन तीनों कंट्रीज को ऐड किया गया है। और इसको याद रखने का सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं, MST करके याद कर लो। मिडिल सेमेस्टर टर्म हम कहते हैं, लेकिन अदरवाइज, या मिड सेमेस्टर टर्म हम कह देते हैं, अदरवाइज आपने याद रखना है मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान या तजिकिस्तान के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखना है तजिकिस्तान। मतलब इसको 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और तजिकिस्तान को उन्होंने अपना मेंबर बना लिया है। और मंगोलिया और तजिकिस्तान 22nd और 23rd मेंबर हैं एशियन रीजन से। और स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप कंट्री का, जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है हमारे पास, वो 35th नंबर पे आता है। लेकिन आपको कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट आ रहा है, मंगोलिया को एक इंटरनेशनल यूथ ग्रीन गेम्स करवाने का दायित्व दे दिया गया है और सितंबर 2021 में वो गेम्स होनी है। याद रखना है, इंटरनेशनल यूथ ग्रीन गेम्स। और काफी बच्चों को ये पता नहीं होगा, लेकिन अफेयर्स क्लाउड के स्टूडेंट को ये पता होगा, जिसमें क्रिकेट जो है हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट। और इसमें क्रिकेट को भी जो है वो क्या कर लिया गया? ऐड कर लिया गया है। अब मंगोलिया को की मेंबर बन चुका है ICC का, तो इसका मतलब अब अगर वो कोई गेम आयोजित करता है उसमें क्रिकेट को होने के चांसेस जो है वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इंटरनेशनल यूथ ग्रीन गेम्स कौन होस्ट कर रहा है? मंगोलिया कर रहा है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ICC का गठन जो है वो कौन से ईयर में किया गया था? ICC दोस्तों ओरिजिनली 1909 में बनाया गया था और इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था उस टाइम पे। ये ICC इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, आज की तरह नहीं इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। तो सबसे पहले 3 ही कंट्रीज जो है वो इसकी ओरिजिनली मेंबर थी। वो कौन कौन सी कंट्रीज थी? इंग्लैंड था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया था और साउथ अफ्रीका था। ये 3 ही कंट्रीज जो है वो क्या थी? इनिशियल मेंबर्स थी। फिर इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1926 में। इंडिया ने ICC को ज्वाइन किया। देखो एक नया क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया ने ICC को 1926 में ज्वाइन किया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? दुबई के अंदर है। और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। तो याद रखना है, ग्रेग बार्कले जो है वो चेयरमैन है। और मनु सानी CEO थे, लेकिन उनको जो है वो पद से हटना पड़ा उनके बिहेवियर के कारण। ये कहा जाता है कि उनका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं था अपने एम्प्लॉइज के साथ, जिसके कारण उनको रिजाइन करना पड़ा। तो सिर्फ याद रखना है कि जो चेयरमैन थे वो ग्रेग बार्कले हैं, अभी CEO मनु सानी थे, लेकिन वो रिजाइन कर चुके हैं, हेडक्वार्टर दुबई है। तो बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता लग गई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर अब बढ़ेंगे।
हु वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। जो ग्रैंड प्रिक्स या फॉर्मूला 1 रेसिंग के फैन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि पिछली 3 रेसिस से मैक्स वर्स्टैपन जीत रहे थे, लेकिन मैक्स वर्स्टैपन इसके अंदर हार चुके हैं दोस्तों। हारने का मतलब है कि वो इस रेस के अंदर किसी भी पोजीशन पे नहीं आए, क्योंकि लुइस हैमिल्टन के साथ उनकी गाड़ी का कोलिजन हुआ, टकराए वो आपस में, क्रैश होगी और मैक्स वर्स्टैपन जो है वो उस रेस से बाहर हो गए। और जीत कौन गया दोस्तों? लुइस हैमिल्टन। तो वापिस में फॉर्म में आ चुके हैं, वापिस आ चुके हैं लुइस हैमिल्टन, और 99th विक्ट्री रही है उनकी ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अपने आप में। और इस अगली रेस जो होगी वो 100th विक्ट्री हो सकती है लुइस हैमिल्टन की, तो बिल्कुल निगाह रखेंगे, याद भी रखेंगे। और ये रेसिस दोस्तों कौन कंडक्ट करता है फॉर्मूला 1 की? फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल। तो याद रखना है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस के अंदर मिलेगा। तो दूसरा तीसरा याद रखने की जरूरत नहीं है, लुइस हैमिल्टन सिर्फ याद रख सकते हो कहाँ के ड्राइवर हैं, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश ड्राइवर हैं। चार्ल्स लेक्रेक जो है वो सेकंड पोजीशन पे थे, वल्टेरी बोटास जो है वो थर्ड पोजीशन पे थे, मैक्स वर्स्टैपन आउट ही हो गए थे, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लुइस हैमिल्टन 99th विक्ट्री जो है वो जीत चुके हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्री थी। और 100th जब हम करेंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। एक तो आपने ये याद रखना है कि कौन सी रेस 100 थी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये है दोस्तों इस साल की पूरी लिस्ट। पहली बहरीन थी जो कि लुइस हैमिल्टन जीते थे, आप देख सकते हो। फिर लुइस हैमिल्टन जो है वो पोर्तुगल जीते, फिर उसके बाद स्पेन जीते। उसके बाद लुइस हैमिल्टन कोई नहीं जीत पाए। मई के महीने के बाद जून में कोई रेस उन्होंने जीती, तो जुलाई में अब आ चुका है लुइस हैमिल्टन, दोबारा से आ चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो उन्होंने जीत ली हैं। तो बहरीन, एमिलिया रोमाग्ना जो है वो नहीं जीत पाए थे, पोर्तुगल जीते थे, स्पेन जीते थे, और अब ग्रेट ब्रिटेन वाली भी जीत चुके हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन 3 तो आप ये देख सकते हो, फ्रांस, स्टीरिया एंड ऑस्ट्रिया, और एक उन्होंने एमिलिया रोमाग्ना जीती थी, और एक जो है वो उन्होंने मोनाको जीती थी। मतलब 5 रेसेस जो हैं वो किसने जीत ली हैं? 5 रेसेस जो हैं वो मैक्स वर्स्टैपन की हैं। 1 2 3 4 5, और 4 जो है वो भी लुइस हैमिल्टन के, मतलब 5-4 से चल रहा है। एक रेस जो है वो आपने अलग से याद रखना है, अजरबैजान, वो किसने जीती है? सर्जियो परेज। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और दोस्तों इसमें आगे बढ़ने से पहले लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन्हीं 3 चीजों से आप हमें मोटिवेट कर सकते हो। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च ए फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम टू एक्सेलरेट स्टार्टअप्स, ताकि स्टार्टअप स्टेट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बढ़ाए जा सकें। तो इसीलिए जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है एक्सेलरेट स्टार्टअप, और इसको ASAP भी कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है एज सुन एज पॉसिबल, इसका मतलब है एक्सेलरेट स्टार्टअप आंध्र प्रदेश। इसका मतलब ये कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं हम? आंध्र प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश ने एक फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रोग्राम जो प्रमोशन स्कीम है जिसमें स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो अर्ली स्टेज में है स्टार्टअप्स, वो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, यहाँ पे उनको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, मेंटर्स मिल जाएंगे जो उनको गाइड करेंगे हेल्प प्लेटफॉर्म पे। सिर्फ उन्होंने उस जगह पे आना है, मतलब प्लग एंड प्ले ऑफिसेस होंगे, एक स्पेस होगी जहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ बना हुआ होगा, एक अच्छा नेटवर्क होगा, इन्वेस्टर्स बैठे होंगे, गाइड बैठा होगा वहाँ पे जो आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आप अपने स्टार्टअप्स को आगे लेके जा सकते हो। और इस स्टार्टअप के तहत जो है अलग अलग एरियाज में आपको जो है वो कोई भी, चाहे वो स्टार्टअप हो अलग अलग एरिया के अंदर, लाइक चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, कुछ भी है, तो उसमें आपको इंक्यूबेशन सेंटर मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आपको मिलेंगे, इवन आपको कुछ प्रोटोटाइप लैब्स मिलेंगी जिसके अंदर आप अपने जो भी चीजें लॉन्च करना चाहते हो आप एज ए डेमो बेसिस पे उसको लॉन्च करके चेक भी कर सकते हो कि हाँ ये ठीक भी है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी? आंध्र प्रदेश। स्कीम याद रखेंगे एक्सेलरेट स्टार्टअप आंध्र प्रदेश। ASAP भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वन एंड ओनली कौन है हमारे पास? वो हैं जगन मोहन रेड्डी जी, मतलब YSR जगन मोहन रेड्डी जी। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो बेसिकली कौन है हमारे पास? विश्वभूषण हरिचंदन। तो याद रखेंगे, दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नेशनल पार्क आप करोगे, कौन कौन से? श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क आप करोगे, श्री वेंकटेश्वरा। राजीव गांधी नेशनल पार्क आप करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी। और एक करोगे पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है दोस्तों, इनको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज पार्टनर विद द लॉन्च ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्टेट इनिशिएटिव। हिमाचल प्रदेश का एक स्टेट इनिशिएटिव है जिसका नाम है डिजिटल साथी, बच्चों का सहारा, फोन हमारा। तो देखो कितना मतलब अच्छा स्लोगन दिया गया, बच्चों का सहारा, फोन हमारा।
और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फोन को, तो उनको फोन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से इसको ब्रांड एम्बेसडरिंग कौन कर रहा है, इसको करेंगी यमी गौतम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो हिमाचल प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इंडिया का पहला स्टेट लेड फोन डोनेशन कैंपेन है, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग जो है वो सिखाई जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह से आप जो है वो फोन का यूज कर सकते हो और किस तरह से ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हो। और खास करके इसमें फोन को डोनेट किया जाता है। इवन काफी लोग जो है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके कुछ धनराशि दे सकते हैं ताकि फोन जो है वो डोनेट किए जा सकें। और ये दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान, जिसके तहत हमने 100% लिटरेसी को अचीव करना है, साक्षर भारत बनाना है, उसके तहत हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है ताकि स्मार्टफोन्स को डोनेट किया जा सके नीडी चिल्ड्रन को, जो कि स्मार्टफोन्स के थ्रू या स्मार्टफोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी एजुकेशन पीछे छूट रही है, तो उसके लिए ये बेसिकली किया गया है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में जरूर याद रखेंगे एक दो चीजें खास करके। और सबसे पहले जो है वो याद रखना है गवर्नर जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, न्यू गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है नए गवर्नर अपॉइंट किए। इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय थे, जो कि कहाँ के चले गए हैं, अब वो बन गए हैं हरियाणा के, याद रखना है। और दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं हिमाचल प्रदेश के। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। दोस्तों कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे देखते हैं। नेशनल पार्क्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको मिलेगा, इंदर किला नेशनल पार्क मिलेगा, इंदर किला नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क मिलेगा दोस्तों, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपको मिलेगा यहाँ पे सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म विच हैज लॉन्च्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे एनवी रमाना जी, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च किया है। और ये काम क्या करेगा, ये जो आपको बेल प्रोवाइड करनी होती है, जो आपको लाइक जेल से बेल मिलती है, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर जो है वो पहुंच जाएगा, लाइक कोर्ट्स में, थानों में, ठीक है, अलग अलग जगह पे, ताकि आपको इजीली बेल जो है मिल सके उसी टाइम पीरियड पे जिस टाइम पीरियड पे ऑर्डर जो है वो इशू किया गया। क्योंकि रिसेंटली ये काफी केसेस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर तो दे दिया गया, लेकिन यार मतलब उनको 4 दिन के बाद बेल मिल रही है क्योंकि उनके पास ऑर्डर नहीं पहुंचे थे। तो ये मतलब काफी देखा गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्यू मोटो लिया, मतलब अपने आप ही जो है वो इसको जो है वो लागू किया। और इस पूरे मेथड का नाम क्या है, फास्टर। तो याद रखना है क्या नाम से लॉन्च किया गया, फास्टर से लॉन्च किया। अगर आप देख सकते हो एनवी रमाना जी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, फास्टर, जो कि जैसे ही ऑर्डर पास करेगी कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे कोई भी है, तो वो बेल का ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और वो थानों तक या कोई भी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगा जहां से उनको रिलीज करना है। तो इसका मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इससे क्या होगा, इट विल फास्ट फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ बेल। तो जो बेल मिलनी है तो इंस्टेंटेनियसली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही ऑर्डर होगा तो कंसर्न्ड प्रिजन्स, मतलब जहां पे रखा गया कैदी को, या कोर्ट्स तक भेजना है, तो वो कम्युनिकेशन जो उसी टाइम पीरियड पे की जा सकती है। और आपको बताया था प्रिजन अथॉरिटीज टू नियरली 4 days टू रिलीज देम डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ग्रांटिंग देम बेल। ये रिसेंटली एक केस आया था जिसके तहत 8 जुलाई को ऑर्डर पास हुआ, लेकिन बेल का सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर, लेकिन 4 दिन के बाद मिली। तो उनका जो मतलब राइट टू फ्रीडम है वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है। इसीलिए ये स्यू मोटो लेके उन्होंने ये पास किया और फास्टर नाम से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। तो याद रखना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं बता चुका हूं एनवी रमाना जी हैं। टोटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस आजकल कितने हैं, 34 टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी बाकी पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। 26 जजेस हैं एट प्रेजेंट, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं, 34। तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच एयरलाइन बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन फ्रॉम मिडल ईस्ट कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, टू ज्वाइन टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म, जिसको TAP भी कहा जाता है, ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कौन सी एयरलाइन जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो ऐसी पहली एयरलाइन बन गई है जिसने टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। लाइक आपको बताया कि जब बादल में से वो गुजरता है तो टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होती है, हवा तेज चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके कारण टर्बुलेंस होती है। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो उसके अंदर यात्री हैं उनको चोट लगती है या
और काफ़ी तरह का नुकसान होता है, तो उससे बचा जा सकता है। तो मिडिल ईस्ट में ऐसी पहली एयरलाइन बन चुकी है दोस्तों कतर एयरवेज। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो आप देख सकते हो कतर एयरवेज, इट इज़ ए डेटा रिसोर्स टू हेल्प एयरलाइंस अवॉइड टर्बुलेंस। तो इसमें जो भी एयरक्राफ्ट जो हैं वो वहाँ से गुजर के आए हैं, जो वहाँ की तरफ जा रहे हैं, या मौसम विभाग की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी किए गए उसको जो है वो एयरलाइन के साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद जो है वो डाटा जब शेयर होगा तो उसके बाद उससे टर्बुलेंस से बचा जा सकता है। द प्लेटफॉर्म हेल्प्स द एयरलाइन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ टर्बुलेंस। द मेन कॉज ऑफ पैसेंजर एंड क्रू इंजरीज एंड हायर फ्यूल कॉस्ट। तो उसमें जो है वो आपकी फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। पैसेंजर्स और जो जहाज के अपने मेंबर्स हैं उनको भी जो है वो चोट वहाँ पे पहुँचती है। तो इसमें टर्बुलेंस डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है अलग अलग एयरलाइन से, और पायलट्स को अलाउ किया जाता है कि वो फ्लाइट को जो है वो उस टर्बुलेंस एरिया से ना लेके जाएं, वहां से ना गुजरें, और फ्यूल एफिशिएंसी को बचाया जा सके और कार्बन एमिशन को भी रोका जा सके। तो आपने याद रखना है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए। कतर एयरवेज जो है वो अपने नाम जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द जिरकॉन, या फिर आप कह सकते हो सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। टेस्ट फायर किया रिसेंटली, इसकी एक टेस्टिंग हो चुकी है, दोबारा से टेस्टिंग हुई है दोस्तों। और जिरकॉन का मतलब क्या है, इनविंसिबल। याद रखना है क्या मतलब है इसका, इनविंसिबल। और सुपर आप कह सकते हो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। और इसकी स्पीड भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 9 तक पहुंच जाती है, मतलब मैक 9 तक पहुंच जाती है। और टेस्ट किया मैक 7 तक तो ये पहुंच ही गई थी, लेकिन इसकी हाईएस्ट स्पीड जो है वो मैक 9 है। और ये रिसेंटली किसने टेस्टिंग की है इसकी, ए। सिर्फ याद क्या रखना है कि जिरकॉन या जिरकॉन किसी भी तरह से आपको लिखा मिल सकता है क्योंकि टी तो इसमें साइलेंट है। तो जिरकॉन या जिरकॉन, ये जो है वो कौन सी कंट्री ने क्रूज मिसाइल जो लॉन्च की है या टेस्ट किया, उसका रशिया ने उसको किया है। तो आप देख सकते हो रशिया सक्सेसफुली टाइज शिप बेस्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसकी खास बात क्या है कि ये सी से भी लॉन्च की जा सकती है, समुद्र से, और लैंड से भी लॉन्च की जा सकती है। मतलब अगर कोई लाइक आप कह सकते हो कि आपके पास कोई वेसल है, कोई शिप है, वहां से भी लॉन्च किया जा सकता है इसको, और लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 1000 किलोमीटर तक की है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 9 तक पहुंच जाती है। अभी जो टेस्टिंग हुई थी उसमें ये 350 किलोमीटर तक की रेंज तक हिट करने में सक्सेसफुल रहा, और मैक 7 की स्पीड तक ये पहुंच गया। तो रशिया यहाँ पे आप जो है वो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सबको पता है, कैपिटल मॉस्को है ये भी सबको पता है, और करेंसी जो है वो रूबल है। क्योंकि रशिया मेन कंट्री है तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे होंगे या ऐसे नए बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, याद रखना है। What is the name of a new virtual platform which was launched by Indian Council for Culture Relation for Traditional and Folk Artists? आपको पता है कि यार कोविड के कारण जो फोक आर्टिस्ट या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थे वो परफॉर्म करते थे किसी जगह पे जाके, और उनकी रोजी रोटी का मतलब यही एक साधन था कि यार यहीं पे पैसा कमा के जो वो खाएंगे। अब कोविड-19 के कारण जो वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं, सारी की सारी बंद है, तो वो कहीं पे परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि वहाँ पे जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, और उनको वहां से राशि या उनको वहां से उनका लाइवलीहुड जो है वो चल सकता है। एक वर्चुअल स्टेज जो है वो तैयार किया गया है, और वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म का नाम है कला विश्व। याद रखना है कला विश्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कला विश्व ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म ट्रेडिशनल और फोक आर्टिस्ट के लिए लॉन्च किया किसने, आईसीसीआर की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन की तरफ से जो स्टार्ट किया गया, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। याद रखना है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और ये लॉन्च किया है मुंबई सेंटर ने इनके। और कला विश्व एक कैंपेन है जो कि जो आर्टिस्ट होंगे वो जो रूरल एरिया से आते हैं वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सकते हैं कोविड-19 के इस चैलेंजिंग टाइम पीरियड पे, और अपने लाइवलीहुड को जो है वो जीवित रख सकते हैं, मतलब अपनी इनकम जो है वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ये कैंपेन का जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम पीरियड का रखा गया है, 6 मंथ्स का जो है वो ड्यूरेशन इसके अंदर रखा गया है। और खास करके जो फोकस किया जाएगा वो स्पेशली किया गया है एक तो महाराष्ट्र के ऊपर, और एक कौन सी स्टेट के ऊपर फोकस किया गया, गोवा के ऊपर। और ये मुंबई से ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जो स्टेज आर्टिस्ट हैं वो या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी इनकम, अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आता है, उन्होंने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कला विश्व, किसके लिए, ट्रेडिशनल और फोक आर्टिस्ट के लिए, ताकि वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके आगे बढ़ सके, वो अपनी इनकम को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उसका थीम क्या था। थीम पे पहले बात करेंगे। नेल्सन मंडेला डे जो है वो वन हैंड कैन फीड अनदर,
मतलब एक हाथ दूसरे को जो है वो खाने के लिए कुछ ना कुछ दे सकता है और उसका पेट भर सकता है, वन हैंड कैन फीड अनदर। और नेल्सन मंडेला आपको पता है कि यार साउथ अफ्रीका के अंदर नया साउथ अफ्रीका बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है, नेल्सन मंडेला का है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। आप यहाँ पे नेल्सन मंडेला का फोटो भी जो है वो देख सकते हैं। और ये नेल्सन मंडेला का जो कंट्रीब्यूशन है जस्टिस के लिए, पीस के लिए, या उनके जो भी कोर्ट्स हैं जिसके थ्रू उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए जो इसको मनाया जाता है। और अफ्रीका का स्ट्रगल और उसका लिबरेशन और उसकी यूनिटी, उसको आगे बढ़ाना, उसको आजाद करवाना, ये सारी चीजें वो नेल्सन मंडेला की याद दिलाती हैं। और 2021 जो है वो 103rd बर्थ एनिवर्सरी है नेल्सन मंडेला की, याद रखना है, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी मतलब 18 जुलाई को जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे या मंडेला डे 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा नाम है, बर्थ एनिवर्सरी उनकी मनाई जाती है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करनी है, आप कह सकते हो कि काले गोरे का भेदभाव नहीं करना है किसी भी तरह से, ये नेल्सन मंडेला हमें सिखा के गए हैं और बहुत बड़ा योगदान है नेल्सन मंडेला का। याद रखोगे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। विच स्टेट डेवलप्ड मोबाइल एप्लीकेशन, एक स्टेट ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम क्या है, किसान ऑर्गेनिक फॉर सेल परचेज ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किसान करेंगे जिसमें फर्टिलाइजर का यूज नहीं होगा, तो उसकी सेल और परचेज के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाएगी किसान ऑर्गेनिक, ताकि उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जिसने भी खरीदनी है कोई चीज, जो बायर्स होंगे वो वहां पे आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो जो फार्मर्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मर, वो उस एप्लीकेशन के अंदर होंगे तो वहां पे चीजों को बेच सकते हैं। तो उनकी इनकम जो है वो यहाँ से क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और ये स्टेट दोस्तों हमारे पास कौन सी है, राजस्थान। और इस एप्लीकेशन का नाम भी दोस्तों क्या है, राज किसान ऑर्गेनिक। याद रखना है, राज से वैसे तो याद रहेगा आपको कि राजस्थान जो है वो स्टेट है। तो राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोबाइल एप्लीकेशन जो कि उन्होंने डेवलप किया है, राज किसान ऑर्गेनिक, जिससे क्या होगा कि ऑनलाइन परचेज और सेल हो सकती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की स्टेट के अंदर। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो कोई भी तरह का आप कह सकते हो वीट है, राइस है, कुछ भी है, फ्रूट्स हैं, वो जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से अगर प्रोड्यूस किए गए हैं तो आप एक ही एप्लीकेशन के ऊपर बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को आसानी से बेचना जो है वो क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। और एप्लीकेशन फार्मर्स या फार्मर ग्रुप्स जो हैं वो वहां पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके जो है वो उस एप्लीकेशन का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे स्टेट दोस्तों आपके पास इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के, ये हैं अशोक गहलोत जी। गवर्नर यहाँ के कौन है, कलराज मिश्रा जी। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, सरिस्का नेशनल पार्क दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा रणथंभौर नेशनल पार्क, अगेन बहुत फेमस है रणथंभौर। और यहीं पे दोस्तों आपके पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसका नाम क्या था, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन दोस्तों अब उसको क्या बना दिया गया है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। इस चीज को याद रखना है, ये 52nd टाइगर रिजर्व है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सरिस्का, रणथंभौर और रामगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब ये 52nd टाइगर रिजर्व बन चुका है इंडिया का, राजस्थान के अंदर। तो ये चीजें आपने याद रखना है। एक और भी याद कर सकते हो, केवलादेव घना, केवलादेव घना नेशनल पार्क। हर रोज कर रहे हैं यार ये सारे राजस्थान कॉमन स्टेट्स, हर रोज रिपीट हो रही हैं, वही स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा इनिशिएटिव्स करती हैं। तो विच कंट्री अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो यहाँ पे सोलर पैनल जो है वो बिछाए गए हैं, ये आपने बताना है कि कौन सी कंट्री की हम बात कर रहे हैं। ये है सिंगापुर दोस्तों। पूरे वर्ल्ड का मैं ये नहीं कहूंगा कि लार्जेस्ट है, क्योंकि लार्जेस्ट जो है वो चाइना ने अनवील किया था, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये जो सोलर पैनल फार्म्स जो है वो बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का ये दिखेगा, और ये पानी के ऊपर आपको ये छोटे छोटे पैनल जो हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, जो कि उसके ऊपर बिछाए गए हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें टोटल एरिया जो है 45 हेक्टेयर, मतलब ऑलमोस्ट 100 एकड़ से भी ज्यादा की लैंड जो है वो, मतलब पानी का एरिया जो है वो यूज किया गया है। और इसमें आप देख सकते हो कितने सोलर पैनल्स हैं, 1,22,000 सोलर पैनल दोस्तों इसमें यूज किया गया है। और कोशिश है कि 2025 तक इसको 4 गुना कर दिया जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इसको 5 लाख तक जो है वो लेके चले जाएंगे। और फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो 5% से लेके 15% जो है वो लैंड सोलर फार्म से अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं, बिकॉज पानी का कूलिंग इफेक्ट जो है वो आ जाता है उनके पास, मतलब वो गर्म नहीं होते क्योंकि नीचे पानी है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो 5 से लेके 15% तक जो है वो अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिलती है सोलर पैनल की।
और ये जो सोलर पैनल होंगे जो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी चलाएंगे, जिसमें जो कोस्टल वाटर है उसको प्योरीफाई भी किया जाएगा। तो मतलब देखो कितना फायदा जो है वो एक चीज से हम ले सकते हैं। तो ये कहाँ पे रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया है, सिंगापुर के अंदर। तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेटेड श्रवण हरेला फेस्टिवल 2021? तो फिर से एक फेस्टिवल आ गया दोस्तों। और हरेला का मतलब याद रखना है, ग्रीन पत्ते, मतलब हरे पत्ते, ग्रीन लीव्स। तो याद रखोगे इसको, ग्रीन लीव्स। और ये श्रवण मतलब श्रवण का महीना, और ग्रीन लीव्स फेस्टिवल 2021, मॉनसून के आने का महीना बेसिकली आप कह सकते हो। और ये रिसेंटली कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया दोस्तों? उत्तराखंड ने इसको सेलिब्रेट किया है। तो आप देख सकते हो उत्तराखंड सेलिब्रेटेड हरेला फेस्टिवल या हरीला फेस्टिवल एट द मॉनसून स्टार्ट। तो मॉनसून के स्टार्टिंग का है, आप कह सकते हो एक तरह का फोक फेस्टिवल है, बहुत टाइम से मनाया जा रहा है। कुमाऊं रीजन उत्तराखंड के अंदर मनाया जा रहा है। हरेला का मतलब ग्रीन लीव्स। इसमें क्या होता है कि शिवजी और पार्वती जी की वेडिंग, क्योंकि मानसून है तो सावन का महीना है, तो श्रवण का महीना है मानसून का, तो उसमें जो है वो ये हिंदू वेडिंग की जाती है। और हरेला जो है वो 3 बार पूरे साल में मनाया जाता है, जो 3 अलग अलग सीजन हैं उसके अकॉर्डिंग मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अपने यहाँ पे स्टेट के बारे में याद रखना, उत्तराखंड। न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। तो मैंने बताया था पुष्कर ही याद कर लें, यही इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जो है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत से नेशनल पार्क मिल जाएंगे। यहाँ पे मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको चिल्ला नेशनल पार्क भी बोलते हैं। चिल्ला नेशनल पार्क कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर यहाँ से। गंगोत्री, जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क मिल जाएगा। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, इसको हेले नेशनल पार्क भी बोला जाता है। नंदा देवी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। तो देखो कितने नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया पवेलियन एट 74th कांस फिल्म फेस्टिवल 2021। मतलब इंडिया की तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नए यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हमारे पास कौन है? ये हमारे पास हैं अनुराग ठाकुर जी। तो आप कहोगे सर अनुराग ठाकुर ने क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस टाइम पीरियड पे मिनिस्ट्रीज चेंज हुई थी उससे पहले इसका उद्घाटन जो है वो हो चुका था, इसलिए प्रकाश जावड़ेकर जी की हम बात कर रहे हैं। ये इवेंट जो है वो बहुत लंबा चला है, 17 जुलाई को कंक्लूड हुआ है, लेकिन स्टार्ट ये 6 जुलाई को ही हो गया था। तो मिनिस्ट्रीज बदलने से पहले ही ये स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हो इंडिया की तरफ से आपने खासतौर से याद रखना है नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ये एक इंडियन डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया जी, उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो उनको एक गोल्डन आई जो है वो अवार्ड मिला है, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है फिल्म फेस्टिवल के अंदर। और इसको ओयल दी ओर अवार्ड भी कहा जाता है। आपने गोल्डन आई भी याद रखना है, ओयल दी ओर भी याद रखना है। तो आपको थोड़े से कांस फेस्टिवल के अंदर जो है वो नाम जो है वो थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन फिर भी आपने एक बार इसको पढ़ना जरूर है, क्योंकि ये दोनों अवार्ड जो है वो बहुत नामी अवार्ड्स हैं, सबसे हाईएस्ट अवार्ड माने जाते हैं कांस के अंदर। और पहला है पाल्म दी ओर, जिसको कौन सी मूवी को दिया गया है? ये टिटैन को दिया गया है। और कौन विनर है इसका? जूलिया जो है वो विनर है। चाहे ओनली यूनिया याद कर लें, मतलब आपको बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क से आप काम कर सकते हो। और ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है वो 2 मूवीज हीरो और कंपार्टमेंट नंबर 6 को दिया गया है, जिसके नाम है, विनर कौन है इसके? अशगर हैं, और साथ ही साथ आप कह सकते हो जूहो हैं। सिर्फ पहला पहला नाम याद करें ताकि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? लियो को मिला है, या लियो स्कैरक्स को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो रेनेट को मिला है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो सेलेब लैंड्री को मिला है। तो किसी भी तरह से याद कर लें, आपने जो भी चीजें याद रखनी है वो बेस्ट डायरेक्टर हैं, बेस्ट एक्ट्रेस है, बेस्ट एक्टर है। ग्रैंड प्रिक्स और पैलम दी ओर जो है वो याद करना है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं। 1-2 बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं उम्मीद करूंगा तीनों चीजों करके आप हमें मोटिवेशन जरूर प्रोवाइड करोगे। और टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रिसेंटली गौतम बेनेगल जी का देहांत हो गया, वो किस चीज के लिए फेमस थे? ये आपने जो है वो यहाँ पे बताना है कि किस चीज के लिए उनको जाना जाता था। और नाम क्या है उनका? गौतम बेनेगल जी। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जो गौतम बेनेगल जी हैं वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से।
और वो फिल्म मेकर भी रहे हैं फेमस, कार्टूनिस्ट भी रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। तो फिल्म मेकर एंड कार्टूनिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका चेहरा, गौतम बेनेगल जी, उनका देहांत हो गया। फिल्म मेकर, डिजाइनर और आर्टिस्ट, मतलब तीन उनके पास प्रतिभा, और नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं अपनी एक बेस्ट एनिमेशन फिल्म के लिए जिसका नाम था रजत कमल, और 2010 में इस फिल्म के लिए। और दोस्तों इसको अवार्ड को रजत कमल भी कहा जाता है। और मूवी का नाम क्या था, द प्रिंस एंड द क्राउन ऑफ स्टोन। याद रखना है मूवी का नाम, द प्रिंस एंड द क्राउन ऑफ स्टोन। और ये बेस्ट एनिमेशन फिल्म जो है वो जीता है इन्होंने, और इसको राज कमल या नेशनल अवार्ड कहा जाता है। ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द किड मैगजीन, मतलब बच्चों की मैगजीन जिसका नाम था संदेश, उसमें उनको सत्यजीत रे की तरफ से बुलाया गया था। और मतलब जो कि बहुत फेमस जो है वो डायरेक्टर हैं, हम ऑलरेडी उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं सत्यजीत रे की। लेकिन आपने याद रखना है कि संदेश मैगजीन में ये एज ए कार्टूनिस्ट मतलब बच्चों के लिए बनाते थे। इनकी दो बुक्स आपने याद रखनी है, 1/7, बोंदेल रोड शॉर्ट स्टोरी है, द ग्रीन ऑफ बंगाल एंड अदर स्टोरी। सिर्फ एक बार पढ़ लें। नाम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, गौतम बेनेगल। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से। प्रोफेशन क्या है, फिल्म मेकर और कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रशिया ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन को कर चुके हैं। सेबी इंट्रोड्यूस्ड EL बेस्ड रेटिंग स्केल फॉर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जिसको क्या कहा गया है, एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग स्केल बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो लॉस देख के जो है, एक्सपेक्टेड लॉस देख के जो है वो रेटिंग किया जाया करेगी, खास करके जो सेबी के अंडर कैपिटल मार्केट के अंदर जो कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर के अंदर जो कंपनीज काम करती हैं। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में याद रखेंगे, 1988 में इसको बनाया गया था, 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना, और इसके जो हेड हैं वो कौन है, अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट, लेबनान प्राइम मिनिस्टर और लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट थे साद हरीरी, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वहां पे क्राइसिस आ चुका है, तो वो रिजाइन कर चुके हैं। और उनका नाम जो है वो जरूर याद रखेंगे, साद हरीरी। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया दोस्तों क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए, इंस्टेबिलिटी आ गई है गवर्नमेंट के अंदर, तो कॉन्फिडेंस नहीं साबित हो पा रहा, और बहुत टाइम से डेडलॉक चला हुआ था पार्टीज के अंदर, और कंट्री के अंदर भी इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। तो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते हुए साद हरीरी ने रिजाइन कर दिया। और लेबनान के बारे में याद रखना है, कैपिटल जो है वो कौन सी है, बेरूत है, याद रखेंगे बेरूट। और करेंसी जो है वो लेबनान पाउंड है, लेबनान पाउंड या लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिचिपल्ली हैंड्स ओवर 25 इंडिजीनियस SRCG सिस्टम टू इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उन्होंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिचिपल्ली है, उन्होंने फर्स्ट बैच मतलब पहला बैच जो है वो 25 जो है वो इंडिजीनियसली 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन, इसका मतलब स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स जो हैं वो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ स्टैटिक सी न्यूज है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में आपने याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा। करंटली डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कौन है, वो हैं CS विश्वकर्मा, CS विश्वकर्मा। नेक्स्ट, एस्वातिनी जिसको स्वाजीलैंड भी कहा जाता है, उनके जो किंग हैं मस्वाती 3, उन्होंने नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जिनका नाम है क्लियोपस दलामिनी, और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो किसके, एस्वातिनी के। तो अगर आप साउथ अफ्रीका देखोगे उसके अंदर एक छोटी सी लैंड दिखेगी, मतलब अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटी सी कंट्री आपको दिखेगी मैप के अंदर, तो आप देखोगे वो कंट्री का नाम है स्वातिनी, मतलब उसको स्वाजीलैंड भी कहा जाता है, पुराना नाम जो है उसका क्या था, स्वाजीलैंड। तो नए प्राइम मिनिस्टर और किसने अपॉइंट किया, जो वहां के किंग हैं, किंग कौन है, मस्वाती। और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही मोनार्की रह गई अब, एब्सोल्यूट मोनार्की, वो कौन सी है, सिर्फ ये स्वातिनी के अंदर रह गई, मस्वाती 3 किंग जो है वो रह गए हैं। तो इन्होंने एक नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, नाम याद रखना है, क्लियोपस दामिनी। इससे पहले एम्ब्रोस दामिनी थे लेकिन उनकी डेथ हो गई है, तो अब किसको अपॉइंट कर दिया, क्लियोपस दलामिनी। और एस्वातिनी के बारे में याद रख सकते हो, एस्वातिनी की जो कैपिटल्स हैं वो दोस्तों 2 हैं, एक तो कौन है, मवाबेन, याद रखना, एक है लोबाम्बा, दिस इज द कैपिटल। और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड एंड स्वाजी लिलांगनी, तो याद रखना है ये करेंसी है लिलांगनी, कैपिटल 2 हैं, और एक साउथ अफ्रीकन रैंड भी यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट, सेकंड एडिशन जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का है, उनकी कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, सेल्फ रिलायंट भारत के ऊपर, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर सके, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है
वो कार्बन एमिशन को कम करेगा, 33% तक जो है वो कार्बन एमिशन कर देगा। अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट 2030 तक जो है वो इंडिया इसको अचीव कर लेगा। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई है। 15 दिन की एक डिजिटल एग्जीबिशन भी रखी गई है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी की पूरे वर्ल्ड में शोकेस की जाएगी। तो याद रखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जीबिशन की। नेक्स्ट आते हैं 18 और 19 जुलाई 2021 के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था? फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड बाय रिप्लेसिंग फेरा इन विच ईयर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था जिसमें रेगुलेशन सरकार लगाती थी, रिस्ट्रिक्शन सरकार लगाती थी, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। लेकिन 1991 में आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद प्राइवेटाइजेशन बढ़ गई। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्या कर दी, कम कर दी। तो सरकार ने कहा कि हम रेगुलेट नहीं किया करेंगे, हम मैनेज किया करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया कौन सी ईयर में? 1999 में। इससे पहले 1973 में कौन सा था? फेरा था। तो फेमा 1999 में आ गया, लेकिन ये लागू नहीं दोस्तों हो पाया 1999 में। इसको लागू जो है वो कब किया गया, एग्जैक्ट डेट है उसकी, इसलिए डेट वाइज क्वेश्चन पूछा आपको। 1 जून 2000 को एग्जैक्टली जो है वो उसको क्या किया गया, लागू किया गया था। तो याद रखना है द एक्ट जो है वो कब आया था, 1 जून 2000 को। और एक्ट पूरी कंट्री में अप्लाई किया गया, सारी ब्रांचेस में, सारी एजेंसीज में, जो चाहे आप कह सकते हो वो आउटसाइड इंडिया है, चाहे वो इनसाइड इंडिया है, जिनके ओनर और कंट्रोलर जो है वो इंडियन रेजिडेंट है, उनके ऊपर ये फेमा एक्ट जो है वो लागू होता है। तो अब जितना भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम होगा वो सारा का सारा मैनेज जो है वो इस एक्ट के थ्रू किया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएवी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आज। एनएवी का मतलब क्या है और साथ में आपने बताना है कि एनएवी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी आपने बताना है। और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं 3 चीजों से आप मोटिवेट भी करोगे और साथ ही साथ जो सपोर्ट भी करोगे। बेल बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से पीडीएफ से पढ़ते रहो। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, वीडियोस को देखते रहो और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे तो एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।